हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। हिंदी साहित्य का इतिहास हमारी सीरीज चल रही है। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो मैं करवा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी गद्य साहित्य का संपूर्ण रिवीजन, ठीक है, उसको आप जरूर देख लेना। और चलेंगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अगर कोई बच्चा कहता है कि क्या ये एचटेट के लिए है, क्या ये सीटेट के लिए है, या फिर ये हर एग्जाम के लिए है, ठीक है, ये हर एग्जाम के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। और शिक्षा कंपटीशन के नाम से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि आज वो अपडेट हो जाएगा, तो आप अपडेट करने के बाद ही कर लेना। अभी मैंने ये डाल दिया है इसमें, ठीक है, वहां से आपको काफ़ी कुछ मटेरियल है जो मिल जाएगा। चलेंगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिन भर रोजा रहत है, रात हनत है गाय, यह तो खून व बंदगी कैसे खुशी खुदाए। ये पंक्ति किसकी है? तो ये कबीर दास जी की है। आप जानते हैं जो कबीर दास जी थे, ये निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि थे, संत थे। और इन्होंने काफ़ी कुछ, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, अगर उनका कुछ भी वो गलत देखते थे कार्य वो करते थे, है ना। दिन भर रोजा रहते हैं, यानी कि दिन भर तो रोजा रहते हैं, रोजे जो करते हैं मुस्लिम लोग, और रात में क्या करते हैं, गाय का हनन करते हैं, ठीक है, गाय को नुकसान पहुंचाते हैं। यह तो खून व बंदगी कैसे खुशी खुदाए, ठीक है। तो ये पंक्ति कबीरदास जी की है। आप जानते हैं जो कबीरदास जी थे, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम चाहे कोई भी हो, अन्याय के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई थी, ठीक है। तो चलेंगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाश्वेता बागेश्वरी ब्राह्मी, महाश्वेता बागेश्वरी ब्राह्मी शारदा वीणा पानी भारती इला, ये सारे के सारे पर्यायवाची शब्द किसके हैं? तो ये सरस्वती के हैं, ठीक है। आंसर तो आपको दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है सीधा आपने आंसर देखा और भाग लिए, है ना। ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छे से पढ़ रहा है। महाश्वेता बागेश्वरी ब्राह्मी शारदा वीणा पानी भारती इला, ठीक है, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सभी सरस्वती जी के पर्यायवाची हैं। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये होगा तिरोभाव। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बार बार बताती हूँ कि जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट है उसमें आपको 2-4 काव्य शास्त्र के प्रश्न मिलेंगे, 2-4 व्याकरण के भी प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। हर जो जो भी हमारी यूनिट है, हर किसी यूनिट से यहाँ पर क्वेश्चन है जो उठाए गए हैं, ठीक है। तो आप इनको जरूर देखिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आविर्भाव हो गया, एक सेकंड। आगे है हमारा कलापी शिखंडी मयूर शिव सुत वाहन, ठीक है, शिव सुत वाहन ध्वजी केकी सारंग नीलकंठ हरि, ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कलापी, है ना, बहुत अच्छे से आप इनको देख सकते हो। कलापी, शिखंडी, मयूर, मयूर को तो आप पहचान लोगे। शिव, है ना, शिव भी मोर को कहा जाता है। शिव सुत वाहन, शिव सुत वाहन, शिव सुत का मतलब है शिव के पुत्र थे जो बड़े कार्तिकेय, कार्तिकेय का वाहन था मयूर, मोर, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ध्वजी केकी, है ना, ध्वजी और केकी भी इनको कहा जाता है, सारंग कहा जाता है, नीलकंठ भी कहा जाता है, हरि भी कहा जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे जो पर्यायवाची शब्द हैं वो किसके हैं? तो ये मोर के हैं, ठीक है। इनको अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, यह जयशंकर प्रसाद जी के किस नाटक का कथन है? महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है, ये प्रसाद के किस नाटक का कथन है? तो ये चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1931 ईस्वी है, ठीक है। और ये पंक्ति इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर। एक सेकंड भाई, कल से मैं थोड़ा सा और इसको अपडेट करूंगी, है ना। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? तो ये एक निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, एक सशक्त निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं सरदार पूर्ण सिंह, ठीक है, इनको आपको याद रखना है। मोहन राकेश के आधे अधूरे नाटक किसका है? मोहन राकेश का है। और इनके नाटक में स्त्री पात्र, प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है? तो ये है सावित्री, ठीक है, सावित्री इनके प्रमुख स्त्री पात्र का नाम है, जिसके इर्द गिर्द पूरी जो कथा है आधा अधूरे नाटक की वो घूमती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर,
नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है ये बताना है। तो ये है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तद्धित प्रत्यय है। संज्ञा सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम विशेषण इनके पीछे जो भी क्या लगता है, प्रत्यय लगता है, उसे तद्धित प्रत्यय बोला जाता है। जिस समास में उत्तर पद की प्रधान होती है, आप जानते हैं समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, पूर्व पद यानी कि पहला जो पद होता है, उत्तर पद यानी कि बाद वाला जो शब्द होता है। अब जानते हैं दो सार्थक शब्दों के मेल से ही क्या बनता है, परस्पर मेल से ही समास बनता है। ठीक है, तो इसमें दो पद होते हैं, दो शब्द होते हैं, सार्थक होते हैं वो भी, और उस पद को कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तर पद की जिसमें प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं, तो अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, जिनमें दोनों पद प्रधान ना होकर दोनों का मतलब मेन होता है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, तो एक एक समास हम थोड़ा सा डेली इसका रिवीजन कर लेंगे। तत्पुरुष समास अभी हम देख लेते हैं आज के लिए। यहाँ पर आगे आपसे पूछ रहा है शोकाकुल, शोकाकुल में कौन सा समास है। तो शोकाकुल में कौन सा समास है ये बताना है। शोकाकुल में कौन सा समास है, तो यह है तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास कैसे है भाई शोकाकुल में, इसका अगर हम संधि विच्छेद मतलब इसको अलग करेंगे तो क्या बनेगा, शोक से व्याकुल। शोकाकुल का मतलब होता है शोक से व्याकुल। और तत्पुरुष समास वहां पर होता है जिसमें कोई जो विभक्ति है, विभक्ति का लोप होता है। ठीक है, शोक से व्याकुल इसमें से है और ये करण तत्पुरुष समास इसके अंदर आएगा। ठीक है, शोक से व्याकुल। तो यहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास वही होते हैं जिनमें क्या होता है, विभक्ति का लोप होता है। शोक से व्याकुल, राज भक्ति, राजा की भक्ति। ठीक है, और राजद्रोह, राजा अपने राज से द्रोह, ऐसे करके जो होते हैं जिनमें विभक्ति का लोप होता है उन्हें शोकाकुल उन्हें तत्पुरुष समास कहा जाता है। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन सर्वाधिक प्रसिद्ध है, सर्वाधिक पूछा है। वैसे तो और भी कवि हैं और भी नाटककार हैं जो ऐतिहासिक नाटक जिन्होंने लिखे हैं, लेकिन सर्वाधिक जो प्रसिद्धि मिली है वो मिली है जयशंकर प्रसाद जी को। इन्होंने विशाख, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सारे के सारे ऐतिहासिक नाटक हैं जो कि लिखे हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के लिए थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैंने एक गलत उसमें चुन लिया। कल से मैं दूसरे अपने MS वर्ड में उसमें करूँगी, है ना। तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हमारा, साई केशव जीव हैं कीरी कुंजर दोए। ठीक है, साई केशव जीव हैं कीरी कुंजर दोए, ये पंक्तियां किसकी हैं, तो ये कबीर दास जी की पंक्ति हैं। इसको आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो केवल दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन और बहुवचन दो प्रकार के हमारे होते हैं हिंदी में, जबकि संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, दोनों को याद रखना है। हमारे इसमें आप जानते हैं जो पेपर होगा TGT PGT का, उसमें संस्कृत भी पूछी जाती है, संस्कृत के व्याकरण के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, और संस्कृत जो साहित्य है उसमें कुछ कवियों के नाम दिए गए हैं, उनको भी हम जरूर देखेंगे। उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगी और उसमें 100-200 जो भी प्रश्न बनेंगे उनको जरूर करा दूंगी। ठीक है, आप बस जुड़ते रहिए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, ये आपका कर्तव्य है जो आपको करना चाहिए, निभाना चाहिए। मनुष्य और मनुष्य के बीच, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा की ये परिभाषा किसने दी है, तो ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाषा की कुछ परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने दी हैं और मैं 2-3 परिभाषाएं पढ़ा भी चुकी हूँ अपने डेली की जो हमारी वीडियो चल रही हैं उनमें। ऐसा मत सोचना कि आप आज के क्वेश्चन थोड़े मतलब थोड़े से अलग हैं, कठिन हैं, आगे अभी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन भी मैं करा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में देख लेना, आपका अच्छे से रिवीजन है, वहां से हो जाएगा। ठीक है, तो चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, अपभ्रंश भाषाओं का विकास किससे हुआ है। तो अपभ्रंश भाषाओं का विकास किससे हुआ है, तो ये हुआ है प्राकृत भाषाओं से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले थी संस्कृत,
ठीक है, ये इनका क्रम याद रख लेना भाषाओं का। सबसे पहले थी संस्कृत, संस्कृत में से क्या आई थी? पाली, और पाली से क्या थी? प्राकृत। पाली के बाद प्राकृत आई थी, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद क्या आई थी? अपभ्रंश, है ना, अपभ्रंश का विकास हुआ था। और अपभ्रंश के जो बाद वाला जो इनका उत्तरवर्ती जो समय था उसको अभट्ट भी कहा गया था, लेकिन अभट्ट इसी का रूप है, इसलिए उसको हम नहीं काउंट करते हैं। और इसके बाद अपभ्रंश से विकास जो हुआ है वो हिंदी का हुआ है। ठीक है, तो ये क्रम आपको अच्छे से याद रखना है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, ट्रेनिंग शब्द का पारिभाषिक शब्द क्या है? ट्रेनिंग शब्द का इस तरह के क्वेश्चन भी है, पारिभाषिक शब्दावली हमारे टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में है। ठीक है, और ये जरूर आपसे पूछा जाएगा, ट्रेनिंग शब्द का पारिभाषिक शब्द क्या है? तो ये प्रशिक्षण। ठीक है, किसी को ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का हिंदी की अगर बात करें तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रशिक्षण बोलते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आता है? तो ये छत्तीसगढ़ी जो बोली है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी का जो विकास है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, ये याद रखना है। और इसकी 3 बोलियां हैं, अवधी, ये मैं आपको बता देती हूँ, बार बार बता चुकी हूँ वैसे तो पहले, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, एक ये हो गई छत्तीसगढ़ी। तो तीनों ये बोलियां हैं, ये पूर्वी हिंदी की आती हैं। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, पहले आप इन तीनों को अच्छे से याद कर लीजिए, वो भी आपके याद हो ही जाएंगी। ठीक है, उनमें जब ये याद हो जाएंगी तो वो भी हो जाएंगी, बाकी की तो अच्छे से हो ही जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ, मुख कमल समीप सजे थे। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय तल पुरैन की पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो मुख कमल, यहाँ पर मुख को ही, उपमान को ही उपमेय की संज्ञा दे दी गई है, मतलब दोनों में कोई भेद नहीं बताया है या इसमें कोई भी तुलना नहीं हो रही है। ठीक है, मुख को किसकी संज्ञा दे दी है? कमल की संज्ञा दे दी है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। रूपक का मतलब होता है जो एक उपमान में ही उपमेय की क्या दे दी जाए, मतलब दोनों का एक ही चीज बता दिया जाए। ठीक है, मतलब उसमें कोई भी तुलनात्मक शब्द नहीं आते हैं। जहां पर अगर मुख सा कमल यहाँ पर होता तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता। ठीक है, कमल सा मुख होता तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता, लेकिन यहाँ पर मुख कमल। ठीक है, तो ये क्या हो गया है? रूपक अलंकार। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो ये है क्रोचे साहब। कौन है? क्रोचे हैं। मैं यहाँ पर आंसर लिख देती हूँ आपके लिए। क्रोचे ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र का क्या है? क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैं उसके लिंक डाल देती हूँ, और वहाँ पर आपको काफ़ी सारा जो हेल्प है वो हो जाएगी, पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर काव्य शास्त्र का ही है, काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ये है उद्भट। ठीक है, काव्य अलंकार, काव्य अलंकार इस तरीके से लिखा जाएगा, काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ये उद्भट है। काव्य अलंकार किसका ग्रंथ है? तो वो किसका है? वामन का है, भामा का है, सॉरी। अलंकार के जो प्रवर्तक थे वो भामा थे। ठीक है, वामन किसके थे? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। और रस की अगर बात करें तो रस शास्त्र किसका है? मतलब नाट्य शास्त्र में रस की जो परिभाषा दी है वो भरत मुनि ने दी है। ठीक है, रस के प्रवर्तक माने जाते हैं, और अलंकार के प्रवर्तक माने जाते हैं भामा, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं वामन। ठीक है, आगे धीरे धीरे और बता दूंगी। उड़ते चलो यात्रा वृतांत किसकी कृति है? तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है। ठीक है, उड़ते चलो कहाँ पर? और वृक्ष पर जाकर के बैठ जाओ। उड़ते चलो कौन उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं, और पक्षी कहाँ बैठते हैं? वृक्ष पर बैठते हैं। तो ऐसे करके आप इनको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती, इस संस्मरण के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में, ये भी याद रख लेना है। इनका जो जीवन काल है ना वो 1850 से केवल 1885 तक रहा है। ठीक है, ये याद रखना है। 1868 में इन्होंने अपना जो पहला अनुदित नाटक लिखा था विद्या सुंदर, 1868 से इन्होंने रचनाएं करना शुरू किया था, ये भी याद रख लेना। वे दिन वे लोग संस्मरण किसका है? तो ये है शिव पूजन सहाय का। वे दिन वे लोग, है ना, वे दिन वे लोग, ये संस्मरण किसका है? तो ये है शिव पूजन सहाय जी का। इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट में जरूर बताया करो, बड़ा अच्छा लगता है जब आप बोल देते हो कि मैम अच्छा है ना, अदरवाइज लगता है कि पता नहीं बच्चों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। महादेवी वर्मा ने गौरा नामक संस्मरण किस जानवर पर आधारित लिखा है?
महादेवी वर्मा ने गौरा नामक जो संस्मरण लिखा है वो किस जानवर पर आधारित लिखा है? तो एक गाय के ऊपर लिखा है और इसमें गाय का ही नाम है जो गौरा रखा गया है। जंगल के जीव किसकी संस्मरणात्मक कृति है? तो यह श्री राम शर्मा की। ठीक है, अगर आपको अलग से ये गद्य विधाएं पढ़नी है, नाटक अलग, निबंध अलग, कहानी अलग, तो उनकी मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, उनको आप देख लेना। अभी हमारा रिवीजन चल रहा है, ठीक है, उनको भी आप देख लेना। सारी आलोचना, जीवनी और कहानी सब कुछ मैंने कंप्लीट करा दिया है, सारी गद्य विधाएं। और काल भी हमारे लगातार चल रहे हैं, अलग अलग युग हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जो मैं डाल चुकी हूँ, उनको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, आगे चलते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे ये आत्मकथा किसकी है? कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है? तो ये मैत्रेयी पुष्पा जी की। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा की है। रस सिद्धांत और नई समीक्षा, नए संदर्भ आलोचनात्मक कृतियां किसकी हैं? रस सिद्धांत ये अलग ग्रंथ है, एक ग्रंथ ये है, और नई समीक्षा, नए संदर्भ ये दूसरा ग्रंथ है। ये दोनों की दोनों आलोचनात्मक कृतियां हैं जो किसकी हैं? डॉक्टर नगेंद्र जी की हैं। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र जी की हैं, इनको भी आपको क्या करना है? याद करना है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। निराला की साहित्य साधना ये किसकी आलोचनात्मक कृति है? निराला की साहित्य साधना किसकी आलोचनात्मक कृति है, ये बताना है। निराला की साहित्य साधना किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो यह रामविलास शर्मा जी की, जो कि उन्होंने 1969 ईस्वी में लिखी थी। ठीक है, निराला की साहित्य साधना किसकी है? रामविलास शर्मा जी की है। ठीक है, शिक्षा कंपटीशन के नाम से आप ऐप को डाउनलोड कर लेना अभी, या फिर थोड़ा सा रुक जाइए, आज मुझे अपडेट उसको करवाया है तो फिर थोड़ा सा कर लेंगे। काव्य में अभिव्यंजनावाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, काव्य में रहस्यवाद, ये दोनों आलोचनात्मक ग्रंथ किसके हैं? तो ये हैं रामचंद्र शुक्ल जी के। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म की अगर बात करें तो 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इन्होंने काव्य में अभिव्यंजनावाद और काव्य में रहस्यवाद, कविता क्या है, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। ठीक है, इनको भी याद रख लेना है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसका मेन जो आधार है, बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब मैं कहूँ कि आपको 80% क्वेश्चन मैं रामचंद्र शुक्ल जी की बुक से ही उठा रही हूँ। ठीक है, 20% हमें अलग से भी लेना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है केवल उन्हीं को पूछा जाएगा, अब तो बहुत सारी बुक हैं जिनसे पूछा जाता है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो यह नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। अच्छा, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहती हूँ, मैं ये क्लास लाइव लेके आना चाहती हूँ, लेकिन कौन सा टाइम है जो आपके लिए सूटेबल रहेगा? जिस टाइम को बच्चे मतलब ज़्यादा प्रीफर करेंगे उसी पर मैं लेके आऊँगी। मतलब 11 बजे, देखो मैं आपको 2-3 टाइम बताती हूँ। एक तो होता है 11 बजे का, या फिर 1 या 1:30 बजे, ठीक है, या फिर शाम को 5 बजे। ठीक है, ये तीनों टाइम में से, या फिर रात को फिर होगा 9 बजे जा करके। ठीक है, ये 4 टाइम में से आप बताना। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बताइए मुझे कमेंट करके कि कौन सा टाइम है जो सूटेबल रहेगा आप लोगों के लिए, जिस पे आप आ सकते हो, जुड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास नामक आलोचनात्मक ग्रंथ किसने लिखे हैं? दोनों के दोनों, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। अच्छा, एक ही ग्रंथ है ये, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास एक ही ग्रंथ है। ठीक है, ये किसने लिखे हैं? तो ये रामविलास शर्मा ने लिखा है 2001 ईस्वी में। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास ये ग्रंथ किसका है? तो ये रामविलास शर्मा जी का है, 2001 में लिखा था। ताई और रक्षाबंधन ये कहानी विधा की रचना है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है इसके लिए, है ना, ये ताई किस विधा की रचना है? तो एक कहानी है ना, कहानी हमें कौन सुनाती है? ताई दादी सुनाती हैं। और रक्षाबंधन, ठीक है, ये विशंबर नाथ शर्मा की दोनों कहानियां हैं। ठीक है, किसकी हैं ये? तो ये विशंबर नाथ शर्मा की कहानियां हैं, दोनों की दोनों, जो आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, काव्य मीमांसा बाल रामायण। आप पूरी वीडियो देखा करो ताकि आपको पूरा फायदा मिले। ठीक है, आपको भी मिले और मुझे भी मिले। काव्य मीमांसा बाल रामायण बाल भारत कर्पूर मंजरी विद्वसाल भंजिका आदि ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये राजशेखर के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, ये काव्य शास्त्र के आचार्य हैं, और इन्होंने क्या लिखा है? काव्य मीमांसा, है ना, रस मीमांसा नाम से जो ग्रंथ है वो किसका है? तो वो रामचंद्र शुक्ल जी का है। लेकिन काव्य मीमांसा किसका है? राजशेखर का है। बाल रामायण बाल भारत कर्पूर मंजरी विद्वत साल भंजिका ये सारे के सारे ग्रंथ राजशेखर ने लिखे हैं।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था इनकी एक कहानी का नाम है, उसका आधार विषय क्या है? तो ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है और ये 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये भी आपको याद रख लेना है, ये हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में आती है। ठीक है, काफ़ी सारे सिलेबस में ये अलग से मेंशन की हुई है। इसको मैंने पूरा पढ़ा भी रखा है, अगर आपको पढ़ना है तो आप चैनल पर विजिट करके पढ़ सकते हो, पूरा कंप्लीट इसको पढ़ाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मृग और तृष्णा नामक कहानी किसकी है? मृग और तृष्णा, ये कहानियां किसकी हैं? तो ये हरि नारायण व्यास जी की हैं। ठीक है, मृग और तृष्णा। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका किसे स्वीकार किया जाता है? तो राजेंद्र बालक घोष को किया जाता है, जिन्हें बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। बंग महिला, इन्होंने अपना बंग महिला नाम रखा था क्योंकि ये उस टाइम बंगाल की थी और जिस समय इन्होंने कहानी लेखन शुरू किया था उस समय महिलाओं का बाहर निकलना, पढ़ना लिखना मतलब स्वीकार नहीं किया जाता था। ठीक है, तब इन्होंने ये कहानियां लिखी थी और बंग महिला, इन्होंने बंग महिला के नाम से ये कहानियां लिखना शुरू किया था। ये इनका क्या है? उपनाम है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। 1904 में इनकी फर्स्ट जो कहानी है वो आई थी, चंद्रदेव से मेरी बातें, उसको भी आपको याद रख लीजिएगा। उसके बाद 1907 में इनकी कहानी आई थी सरस्वती पत्रिका में जो छपी थी, दुलाई वाली। ठीक है, कबीर दास को भाषा का डिक्टेटर कहने वाले आचार्य कौन है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। मुसलमान के अनुसार कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो शेख तकी था। ठीक है, मुसलमान के वैसे जो कबीर के गुरु हैं वो रामानंद माने जाते हैं, रामानंद माने जाते हैं, लेकिन जो मुसलमान हैं वो इनके गुरु किसको मानते हैं? शेख तकी को मानते हैं। ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, कबीर दास जी का जन्म और मृत्यु, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। कबीर दास जी के बारे में मैं कोशिश करूंगी कि जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं आज के टाइम पे, है ना, उनके कुछ क्वेश्चन आपको अलग से करा दूं। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, ये कथन किसका है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह का है। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कथन है, इसको याद रख लेना है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं है कि जो डॉक्टर बच्चन सिंह है ये अलग है और जो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन है वो अलग है। ठीक है, ये एक आलोचक थे बच्चन सिंह, और जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं वो एक कवि थे। ठीक है, दोनों में डिफरेंट है। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किसने किया है? तो हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किसने किया है, देखते हैं। इसका आंसर है संत नामदेव। ठीक है, भक्ति साहित्य की परंपरा का जो प्रवर्तन किया है वो किसने किया है? तो संत नामदेव ने किया है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग, अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आगे आपको देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, आप प्लीज बस जुड़े रहिए चैनल से, डेली आइए क्लास में, अच्छे से देखिए कंप्लीट, और मुझे भी अप्रिसिएट कीजिए थोड़ा बहुत कि हाँ मैम अच्छा है, अच्छी लग रही है आपको, नहीं लग रही है क्लास, है ना, ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिल गया। ये कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, ठीक है, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण, राजनीतिक परिवर्तन आप जानते हो, मतलब रामचंद्र शुक्ल जी का सीधा सीधा ये कहना था कि अगर मुसलमानों के आक्रमण उस टाइम पर नहीं हुए होते तो ये भक्ति काल का उदय नहीं होता। वो ये कहते हैं कि जब हमारी जो जनता है, भारतीय जनता के पास अपनी पौरुष से हार करके, है ना, थक करके उन्होंने कहीं भक्ति मार्ग को अपनाया है ना, जब हताश हो गई थी जनता और वो उन आक्रमणों का जवाब नहीं दे पा रहे थे किसी कारण से, तो उन्होंने भक्ति मार्ग को अपना लिया। ये किसका कहना है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है। ठीक है, इससे मिले जुले कई जो आते हैं वाक्य, उनको आप याद रख सकते हो इस तरीके से।
ठीक है। मुल्ला दाऊद की चंदायन को लोर कथा, लोर कहा या लोर कथा के नाम से किसने पुकारा है? तो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने कहा है। ठीक है, मुल्ला दाऊद की जो चंदायन है उसको लोर कथा के नाम से किसने पुकारा है? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने पुकारा है। इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधित तत्वों से भरी चौपाइयां लिखी हुई हैं? जायसी की कौन सी रचना है जिसमें वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर के सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां हैं? तो यह अखरावट। ठीक है, अखरावट को आपको याद रख लेना। अखरावट, पद्मावत, है ना, और इनकी कहरनामा, इनकी जो मुख्य है रचनाएं हैं उनको याद रखना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। ठीक है, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता अभी बनी हुई थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। ये कथन किसका है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, लेकिन उसे पूरा किसने किया? जायसी ने किया था। ठीक है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बुक अगर आप पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में मैंने आदिकाल से लेकर के भक्ति काल तक कंप्लीट अच्छे से एक एक लाइन को पढ़ाया है, उसको आप पढ़ सकते हो। पूरा मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि थोड़ा सा बच्चों का सपोर्ट नहीं मिला था, लेकिन मैं अब वन लाइनर के तौर पर उसी को ही करवा रही हूँ। ठीक है, तो उसमें आप परेशान ना हो कि मैंने पूरा नहीं कराया। जायसी की पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिडी कृति किसने कहा है? अकेली ट्रेजिक कृति किसने कहा है जायसी की पद्मावत को? तो विजय देव नारायण शाही ने कहा है। ठीक है, तुलसी की कौन सी 5 लघु कृतियां हैं जिनको पंच रत्न कहा जाता है? तुलसी की कौन सी 5 लघु कृतियां हैं? लघु कृतियों की बात कर रहा है। इनकी 12 कृतियां हैं जो कि रामचंद्र शुक्ल जी ने मानी है। उनमें से 5 लघु कृतियों को पंच रत्न कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, इनको आप देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन सी लिखी हुई है। वैराग्य संदीपनी, राम लला नेचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवे रामायण। ठीक है, ये 5 जो लघु कृतियां हैं इनको किस नाम से पुकारा गया है? तो पंचरत्न की संज्ञा इनको दी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, तुलसीदास की प्रथम और अंतिम रचना किसे माना जाता है? तुलसीदास की प्रथम और अंतिम रचना कौन सी है? तो क्रमशः, यानी कि सबसे प्रथम इनकी जो रचना है वो है वैराग्य संदीपनी, और जो सबसे अंतिम रचना है वो की थी इन्होंने कवितावली। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और दोनों की दोनों ही किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। वैसे आगे हमारा एक क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, तुलसीदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं जो ब्रज भाषा में लिखी हुई हैं? ये मिल गया आपको क्वेश्चन, ब्रज भाषा पूछ रहा है। तुलसी का ब्रज भाषा और अवधि पर पूर्ण अधिकार था। ठीक है, ऐसा कहने वाले रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और ब्रज भाषा में इन्होंने अपनी कौन कौन सी रचनाएं की हैं? तो 6 रचनाएं इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी थी। वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली। इसकी अगर आप शॉर्ट ट्रिक याद करना चाहते हैं तो देखो, जिन रचनाओं के अंदर राम और मंगल आ रहा है, ठीक है, राम और मंगल आ रहा है, वो अवधि भाषा में लिखी हुई हैं। और जिनमें जैसे रामचरितमानस हो गया, है ना, रामचरितमानस है, उनको आप याद रख लेना। और जो ब्रज भाषा में उनमें ये नहीं आ रहे हैं, राम का नाम इसमें कहीं भी नहीं है ना, आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, रामचरितमानस के किस कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है? रामचरितमानस का हृदय स्थल के नाम से अयोध्या कांड को जाना जाता है। ठीक है, तुलसी का संपूर्ण काव्य का समन्वय की विराट चेष्टा है। ये कथन किसका है? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तुलसी का संपूर्ण काव्य क्या है? समन्वय की विराट चेष्टा है। विराट का मतलब होता है बहुत बड़ा, और बड़ा यानी कि हजार हजार, है ना, हजार हजार किलोमीटर तक फैला हुआ। ऐसे कुछ भी आप थोड़ा सा ट्रिक लगा लेना और इसको याद कर लेना। तुलसी का संपूर्ण जो काव्य है वो समन्वय की विराट चेष्टा है, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। तुलसीदास को उत्प्रेक्षा का बादशाह किसने कहा है? तो डॉक्टर उदय भानु सिंह ने कहा है। ठीक है, डॉक्टर उदय भानु सिंह ने इनको उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आगे चलते हैं।
मैंने बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कम से कम 2000 क्वेश्चन हैं जो मैंने वन लाइनर में तैयार कर लिए हैं। आप प्लीज़ डेली के क्लास से जुड़ें और मुझे भी हौसला दें और आप अपनी तैयारी जारी रखें। ओम जय जगदीश हरे की रचना किसने की है? तो ये की है श्रद्धाराम फिल्लौरी ने। ठीक है, फिल्लौरी भी इनको लिखा जाता है, कहीं कहीं पर इनको फुल्लौरी भी लिखा रहता है। ठीक है, फिल्लौरी भी लिखा रहता है, इनको याद रखना है। श्रद्धाराम फिल्लौरी। ठीक है, ओम जय जगदीश हरे जो हम अपने घर में आरती गाते हैं, वो यही आरती है। ठीक है, जिसकी रचना, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने इसकी रचना की है ना। आपके किस किस के घर में आरती गाई जाती है बताना मुझे, ये वाली, है ना। मेरे घर में तो दोनों टाइम गाई जाती है। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और पारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। ये कथन किसका है? तो राजा लक्ष्मण सिंह का है। ठीक है, हमारे मत में राजा लक्ष्मण सिंह कहते हैं कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। ठीक है, दो बोली न्यारी न्यारी है, उन दोनों को मिक्स नहीं करना है, ऐसा इनका मानना था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर। भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने और कब दी थी? तो आप देख सकते हो यहाँ पर, देखो इनको भारतेंदु की उपाधि मिली थी। नाम तो इनका ये था, ठीक है, मूल नाम इनका क्या था? हरिश्चंद्र था। मूल नाम क्या था? हरिश्चंद्र ही था। भारतेंदु की इनको उपाधि दी गई थी 1880 ईस्वी में। काशी के पंडित रघुनाथ ने ये उपाधि दी थी। ठीक है, 1880 में काशी के जो पंडित है रघुनाथ, उन्होंने ये उपाधि इनको दी थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और अब ये भारतेंदु नाम से ज्यादा जाने जाते हैं, और हरिश्चंद्र मतलब भारतेंदु भी सिंपल है जो भूला जाता है। आगे चलते हैं, भारतेंदु जी के किस नाटक में काशी के धर्माडंबर का छाया चित्र मिलता है? तो ये मिलता है प्रेम जोगिनी में। ठीक है, भारतेंदु जी के प्रेम जोगिनी जो नाटक है, उसमें काशी के धर्माडंबर का छाया चित्र मिलता है। इसको आपको याद रखना है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतेंदु जी का कौन सा नाटक है जो अधूरा रह गया था 1885 में जब इनकी मृत्यु हुई? अकस्मात इनकी मृत्यु हुई थी, है ना। तो ये उस टाइम पर ये सती प्रताप नाटक को लिख रहे थे, जिसे बाद में राधा कृष्ण दास जी ने पूरा किया था। ठीक है, हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक कौन सा है? तो ये भारत दुर्दशा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो लिखा था। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक बात कर रहा है, राजनीतिक नाटक की बात कर रहे हैं। अगर पहला मौलिक नाटक की बात करें तो वो नहुस माना जाता है। कौन सा माना जाता है? नहुस माना जाता है, जो भारतेंदु जी के पिता ने लिखा था। ठीक है, नहुस को माना जाता है। लेकिन और ये 1850 ईस्वी में लिखा था, जब भारतेंदु जी का जन्म हुआ था। और पहला मौलिक मौलिक राजनीतिक जो नाटक है वो है भारत दुर्दशा, 1880 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा था। ये राजनीतिक नाटक है, यानी कि राजनीति के विरुद्ध इसमें कहीं ना कहीं जो है विरोध किया गया है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप कहाँ खेला गया था? बाल विधवा संताप किसका नाटक है? तो ये काशीनाथ खत्री जी का, ये भारतेंदु जी के घर पर खेला गया था। ठीक है, भारतेंदु जी के घर पर खेला गया था बाल विधवा संताप। भारतेंदु जी के किस नाटक में राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग्य किया गया है? तो ये अंधेर नगरी पर किया गया है। ठीक है, ये हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में है। ये मैं इनको बहुत अच्छे से कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ, एकदम थ्योरी के साथ में। उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग्य है, जो किसने किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया है। और ये 1881 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1881 में। आगे चलते हैं, भारतेंदु जी ने किस नाटक में एक पागल की भूमिका निभाई थी? भारतेंदु जी ने किस नाटक में एक पागल की भूमिका निभाई थी? तो नील देवी इनका जो नाटक है उसमें इन्होंने एक पागल की भूमिका निभाई थी। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा माना जाता है? तो यह है रणधीर प्रेम मोहिनी, जो कि लाला श्रीनिवास दास जी का नाटक है। लाला श्रीनिवास दास ये वही है जिनका परीक्षा गुरु पहला उपन्यास है, पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। कौन सा? परीक्षा गुरु 1882 में आया था। और रणधीर प्रेम मोहिनी इनका पहला दुखांत नाटक माना जाता है। गिरीश रस्तोगी ने नील देवी को प्रथम दुखांत नाटक माना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। ये नाटक जो है ना, ये भारतेंदु जी के ही द्वारा लिखा गया है, ये भी याद रखना। ठीक है, इसके लेखक भी भारतेंदु जी हैं।
और इसी को ही ग्रीस रस्तोगी ने क्या मान लिया है, पहला दुखांत नाटक माना है, जबकि वैसे जो सर्वमान्य है वो रणधीर प्रेम मोहिनी को माना जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चिंदियों की एक झालर शताब्दी हम लोग, ये नाटक किसके द्वारा लिखे गए हैं। ये नाटक है यहाँ पर, एक मिनट, इसका आगे भी आपको मिल जाएगा, यहाँ देखते हैं। चिंदियों की एक झालर शताब्दी हम लोग, ये सारे के सारे नाटक किसके द्वारा लिखे गए हैं, तो अमृत राय। अमृत राय कौन थे, ये प्रेमचंद जी के बेटे थे, ठीक है, प्रेमचंद के पुत्र थे अमृत राय, और ये भी लेखक थे, और इन्होंने भी काफी सारे नाटक उपन्यास वगैरह लिखे हैं, है ना। अमृत राय, इन्होंने कलम का सिपाही नाम से, कलम का सिपाही, अपने पिता को इन्होंने कहा था कलम का सिपाही, ये इन्होंने जीवनी लिखी थी, कलम का सिपाही इन्होंने जीवनी लिखी थी, क्योंकि प्रेमचंद जी की जीवनी है, ठीक है। तो कलम का सिपाही भी अमृत राय का ही है, और चिंदियों की एक झालर शताब्दी हम लोग, ये नाटक सारे के सारे अमृत राय के हैं, जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये इनके बेटे थे, ये भी याद रखना है। इनकी पत्नी कौन थी, शिवरानी देवी, जिन्होंने प्रेमचंद घर में नाम से इनकी जीवनी लिखी थी, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो, एक मिनट भाई, कहाँ भागे जा रहे हो इतनी जल्दी। द्रौपदी सेतुबंद, एक दुनी एक, शकुंतला की अंगूठी, नायक खलनायक विदूषक, छोटे सैयद बड़े सैयद, ये सारे के सारे नाटक किसके द्वारा लिखे गए हैं, तो सुरेंद्र वर्मा के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। द्रौपदी सेतुबंद, एक दुनी एक, शकुंतला की अंगूठी, नायक खलनायक विदूषक, छोटे सैयद बड़े सैयद, ये सारे के सारे नाटक सुरेंद्र वर्मा जी के द्वारा लिखे गए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरदास के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित उपन्यास कौन सा है। सूरदास के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित उपन्यास कौन सा है, तो यह खंजर नयन, जो कि अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। खंजर नयन किसको कहा गया है, इसमें सूरदास को, सूरदास की जीवनी है ये। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूखता हुआ तालाब पानी के प्राचीर, सूखता हुआ तालाब पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ अपने लोग, बिना दरवाजे का मकान, थकी हुई सुबह, रात का सफर, है ना। सारे के सारे जो शीर्षक हैं वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे उल्टे रखे हुए हैं, है ना। सूखता हुआ तालाब, पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, है ना, अपने लोग, बिना दरवाजे का मकान, थकी हुई सुबह, रात का सफर, ये सारे के सारे जो उपन्यास है वो है रामदरस मिश्र जी के, ठीक है। आपको याद रखने हैं, रामदरस मिश्र जी के। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, राही मासूम रजा, राही मासूम रजा के किस उपन्यास में हिंदू मुस्लिम संबंधों की समस्या का चित्रण किया गया है, तो ये टोपी शुक्ला, जो कि 1969 ईस्वी में इन्होंने लिखा था, ठीक है। राही मासूम रजा के उपन्यास है, हिंदू मुस्लिम संबंधों की समस्या का इसमें चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, इनके अन्य उपन्यास भी देख लेते हैं। आधा गांव, जो बहुत बार पूछा जाता है, आधा गांव किसका है, राही मासूम रजा। हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज, ओस की बूंद, सीन 75, कटरा बी आरजू, ठीक है। ये इनके अन्य उपन्यास है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भटकती राख, भटकती राख, खून का रिश्ता, पहला पाठ, चीफ की दावत, सिर का सदका, ये कहानियां किसके द्वारा लिखी गई हैं, भीष्म साहनी जी के द्वारा, ठीक है। चीफ की दावत से आप समझ सकते हो, ये हमारे सिलेबस में भी है। भटकती राख, खून का रिश्ता, पहला पाठ, चीफ की दावत, सिर का सदका, ये सारी कहानियां भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, एक मिनट, बस ये आज के जो कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चन। वैसे तो 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है यहाँ पर, आपको जो देखे हैं, है ना, एक एक साथ में आपको कई कई क्वेश्चन है जो याद हो रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये आपका फर्ज बनता है। अगर आपको कोई कुछ दे रहा है तो आप भी बदले में उसके लिए कुछ कर सकते हैं, तो जरूर करें, ठीक है। तो अपने अपने बारे में ना सोचें बिल्कुल भी, दूसरे के बारे में भी सोचना आपका ही कर्तव्य है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। इस सीरीज से आप जरूर जुड़ें, प्ले लिस्ट बनी हुई है चैनल पर, हिंदी गद्य विधाओं का संपूर्ण रिवीजन, उसको आप कंप्लीट देखें बहुत अच्छे से। साहित्य हमारा वहाँ पर मैं कंप्लीट करवा रही हूँ, ठीक है। और ऐप इसी नाम से आपको मिल जाएगा, शिक्षा कंपटीशन नाम से, डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। आज आप रुक जाइए या फिर कल कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अपडेट होना बाकी है, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ से, कुछ फ्री और कुछ पेड जैसे भी मिलेंगे वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे।
ओके, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, मस्त